स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। बहुत ही आकर्षक विषय है ये। जी हाँ, बिल्कुल। हमने जानकारी ली है खबर गांव नाम के एक यूट्यूब चैनल से। उनका एक वीडियो है खास कोणार्क के रहस्यों पर। तो आज कोशिश रहेगी कि इस अद्भुत मंदिर की कहानियों को, इसके पीछे की वजहों को, इसकी जो वास्तुकला है वो तो खैर कमाल की है ही, बेमिसाल है। हाँ, और ये खंडहर कैसे बन गया, इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करें। जरूर। शुरुआत एक बहुत ही नाटकीय घटना से करते हैं। सोचिए 13वीं सदी की बात है, तूफानी रात है, 1200 कारीगर परेशान हैं, मंदिर का शिखर लग ही नहीं पा रहा। जी। और तभी एक 12 साल का लड़का आता है, धर्मपद। वो कुछ ऐसा कर देता है जो नामुमकिन लग रहा था। शिखर टिका देता है। हाँ, धर्मपद की कहानी बहुत मशहूर है। लेकिन इसके बाद वो समुद्र में कूद गया। क्यों? ये सवाल रह जाता है। हाँ, ये कहानी दिल को छू जाती है। धर्मपद जो था वो मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा का बेटा था और उसने वो शिखर, मतलब वो भारी गोल पत्थर जिसे अमलका कहते हैं। अच्छा, अमलका। हाँ, उसे सही जगह पर फिट कर दिया। और लोक कथा तो यही कहती है कि उसने उन 1200 कारीगरों की जान और इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ताकि राजा उनसे नाराज ना हो। बिल्कुल। ये कहानी तो कोणार्क से जुड़ी है ही, पर इसकी जड़ें और भी पुरानी हैं, पुराणों तक जाती हैं। हाँ, जैसे वो भगवान कृष्ण के बेटे सांब की कहानी। जी, सांब की कथा। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। अब इसमें भी दो बातें हैं। कोई कहता है ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया, और दूसरी कहानी में नारद मुनि का जिक्र आता है। हाँ, कि नारद के उकसाने पर उन्होंने कृष्ण की रानियों को नहाते देख लिया और कृष्ण ने श्राप दे दिया। सही कहा। लेकिन दोनों कहानियों का अंत एक ही है। कृष्ण ने ही सलाह दी कि सूर्य देव की उपासना करो। अच्छा। तो सांबर ने यहीं इसी चंद्रभागा नदी के किनारे, जहां आज कोणार्क है, 12 साल तक तपस्या की। बहुत कठिन तपस्या। 12 साल। जी। और तब जाकर वो रोग मुक्त हुए और फिर उन्होंने आभार जताने के लिए यहीं पर सूर्यदेव का पहला मंदिर बनवाया। तो ये जगह अर्क क्षेत्र कहलाई? हाँ, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य का क्षेत्र। तो ये तो पौराणिक जुड़ाव बहुत गहरा है। तो ये तो हो गई पौराणिक कहानी, लेकिन जो ढांचा आज हम देखते हैं, मतलब जो बचा है, वो कब बना? वो हमें ले जाता है 13वीं सदी में। राजा नरसिंह देव प्रथम का समय था। पूर्वी गंग वंश के राजा थे वो। 13वीं सदी यानी 1238 से 1264 के आसपास। जी बिल्कुल। ये वो दौर था जब उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। उनकी सेनाएं बंगाल तक पहुंच गई थी। और नरसिंहदेव जो थे वो सिर्फ राजा नहीं, एक बड़े योद्धा भी थे। अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ बचाव नहीं किया? मतलब? नहीं, उन्होंने बंगाल के शासकों पर जवाबी हमले भी किए और सफल भी रहे। ओके। तो ये मंदिर जो है, ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था, ये उनकी जीत का जश्न था, सूर्यदेव के लिए धन्यवाद था और उनके राज्य की ताकत, उनके गौरव का निशान था। एक तरह से कीर्ति स्तंभ। और इसकी बनावट, क्या कल्पना है! सूर्य देव का एक विशाल पत्थर का रथ है ना कमाल। सोचिए, पत्थर का बना इतना बड़ा रथ, इसमें 24 बड़े बड़े पहिए हैं। 24 पहिए? हाँ, हर पहिया करीब 10 फीट ऊंचा और उन पर इतनी बारीक नक्काशी है। ये पहिए साल के 24 पखवाड़ों या शायद दिन के 24 घंटों के प्रतीक हैं। और 7 घोड़े खींच रहे हैं इसे। जी, 7 घोड़े, सप्ताह के 7 दिनों की तरह। ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, ये वक्त का चलता फिरता रूप है एक तरह से। इसके अलग अलग हिस्से भी थे। नाट मंदिर जहां नृत्य होता होगा। हाँ, नृत्य मंडप। फिर जगमोहन मतलब प्रार्थना हॉल, वो तो आज भी काफी ठीक हालत में है। जी, जगमोहन काफी हद तक बचा हुआ है। और फिर मुख्य गर्भगृह जहां देवता की मूर्ति थी। सुना है उसका शिखर तो 200 फीट से भी ऊंचा था। हाँ, अनुमान ये है। अब तो वो नहीं है, शायद इसीलिए जो यूरोप के नाविक थे वो इसे दूर से देखकर ब्लैक पगोडा कहते थे। काला पहाड़ जैसा दिखता होगा। और दीवारों पर क्या नहीं है, देवी देवता, इंसान, जानवर, हाथी घोड़े, पौराणिक जीव, फूल, पत्तियां, मतलब जीवन का हर पहलू घेरा गया है। अबुल फजल ने भी तारीफ की है इसकी आईने अकबरी में। जी, और जेम्स फर्ग्यूसन जैसे विद्वानों ने तो इसे दुनिया की सबसे सजी हुई इमारतों में से एक माना है। इतनी तारीफ, इतनी भव्यता, और आज ये खंडर है। थोड़ा अजीब लगता है, ये हुआ कैसे? मतलब क्या ये कभी पूरा बन भी पाया था? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ विद्वान, खासकर ब्रिटिश दौर के, जैसे पर्सी ब्राउन, उनको शक था। उन्होंने यहाँ की कुछ मूर्तियों को देखकर, मतलब अपनी यूरोपीय सोच के हिसाब से। अच्छा,
कामुक मूर्तियां? हाँ, तो उन्होंने कहा कि शायद इसी वजह से देवताओं ने इसे पूरा ही नहीं होने दिया। खैर, ये तो उनका नजरिया था। पर असल वजह क्या हो सकती है? खंडर क्यों बना? देखिए, कोई एक पति वजह बताना मुश्किल है। कई थ्योरीज हैं, शायद सब मिली जुली हों। जैसे? एक तो प्राकृतिक कारण, भाई इतना भारी शिखर था, हो सकता है अपने ही वजन से बैठ गया हो, या नींव कमजोर पड़ गई हो वक्त के साथ। और समंदर किनारे तो तूफान, भूकंप। बिल्कुल, बिजली गिरना, ये सब तो हो ही सकता है। और वो काला पहाड़ वाली बात कितनी सच है? काला पहाड़, हाँ, 16वीं-17वीं सदी में बंगाल सल्तनत का एक सेनापति था। कहते हैं उसने कई मंदिर तोड़े, कोणार्क भी। लेकिन इतिहासकार पक्के तौर पर नहीं कह पाते कि उसने कितना नुकसान किया। इस पर थोड़ी बहस है। अच्छा। और फिर वो एक कहानी और है, चुंबक वाली। हाँ, मैंने भी सुनी है कि शिखर पर बहुत बड़ा चुंबक लगा था जो जहाजों को खींच लेता था। वही लोक कथा है कि पुर्तगाली नाविकों ने उसे निकाल दिया और बस संतुलन बिगड़ गया, शिखर ढह गया। लेकिन इसका कोई सबूत? नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता। सुनने में मजेदार है, पर शायद सिर्फ कहानी ही है। तो देखिए, कई चीजें हो सकती हैं, प्रकृति, शायद बाहरी हमला, शायद बनावट की अपनी कोई कमजोरी। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा ये है कि मुख्य शिखर आज नहीं है और वो जो मंदिर के सामने अरुण स्तंभ था, हाँ, अरुण स्तंभ, उसे भी हटाकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सामने लगा दिया गया, 17वीं सदी के आखिर में शायद। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, खंडर होने के बाद भी कोणार्क आज भी उतना ही शानदार है, विस्मय पैदा करता है। हाँ, ये तो है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर माना है। भारत सरकार इसकी पूरी देखभाल कर रही है। सही है। कोणार्क एक ऐसी जगह है जहां मतलब पौराणिक कहानियां, इतिहास की गूंज, कला का अद्भुत नमूना और वक्त का असर सब एक साथ मिलते हैं। एक राजा का सपना था, हजारों कारीगरों की मेहनत थी, और आज ये दुनिया की विरासत है। ये सोचना ही कितना विस्मयकारी है ना, कि जो इमारत कभी शक्ति, आस्था और कला का इतना बड़ा प्रतीक थी, वो आज वक्त के थपेड़े खाकर खंडहर के रूप में, लेकिन फिर भी उसकी भव्यता हमें खींचती है। पता नहीं कला और समय के बीच एक ऐसा संवाद है। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।